Okay, so now we are going to start with continuity. Everyone knows that this is a chapter from class 12th, है ना? This is a chapter from class 12th, तो ये आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेकेंड थिंग, ये चैप्टर में लिमिट्स का एक्सटेंसिवली यूज होगा. एक्सटेंसिवली मतलब शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जिसमें हम लिमिट्स यूज नहीं कर रहे होंगे. Every question will involve calculating limits, right? तो लिमिट्स अगर अच्छा नहीं होगा, कंटिन्यूटी में कोई चांस नहीं कि आप बचोगे. डिफरेंशिएबिलिटी में भी वही सिनेरियो होने वाला है, ठीक है? तो अगर आपको कंटिन्यूटी को अच्छा करना है, लिमिट्स में अभी भी नॉन सीरियस हुए हो, नहीं पढ़े हो, तो आई सजेस्ट कि लिमिट्स को रिवाइज करते रहो. तो शुरू करते हैं फिर इंट्रोडक्शन. आफ्टर कंसीविंग द नोशन ऑफ लिमिट्स, द नेक्स्ट एलिमेंट which is taken into consideration is the continuity of function. लिमिट्स को पढ़ने के बाद अगली चीज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन. कंटिन्यूटी, अब ये वर्ड जो सुन रहे हैं ना, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी वर्ड से हम लोग नॉर्मली एक नॉर्मल लाइफ में हम इस वर्ड को कैसे यूज करते हैं? हम कहते हैं कि मान लो कि हम कंटिन्यूसली पढ़ाई करते जा रहे हैं. कहते हो ना, घर वालों को कहते हो, हमें कहते हो कि हम कंटिन्यूसली पढ़ाई कर ही रहे हैं. तो वहां पे होता क्या है? इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि आप ब्रेक नहीं ले रहे हो. आपने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया. हर दिन अगर 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने का प्लान किया हुआ था तो उसको आगे भी कंटिन्यू किए हो, है ना? यही मतलब होता है कंटिन्यूटी का. तो अब कंटिन्यूटी ब्रेक कैसे होगी या कैसे चेक करोगे कि वो कंटिन्यूअस है? यही पता करोगे फर्स्ट डे कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ा, सेकंड डे कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ा, थर्ड डे कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ा, एंड सो ऑन. सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फंक्शन का, तो फंक्शन का कहीं ना कहीं जब हमने लिमिट्स भी पढ़ा था तो ग्राफ का पूरा खेल था. और अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हम जो कंटिन्यूटी बात करें वो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा. जब उस पॉइंट को आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको ब्रेक ना मिले. जब आप किसी पॉइंट पे एक फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो आपको वहां पे ब्रेक ना मिले. ब्रेक इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि वहां उधर जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा तो आपको हाथ नहीं उठाना पड़ रहा है. जैसे ये लाइन को पढ़िए, क्वालिटेटिवली द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. किसी भी फंक्शन को एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब बोला जाता है इफ while traveling along the graph of the function, जब आप ग्राफ के along ट्रैवल कर रहे हो, आप सोच लो कि आप ग्राफ के along मूव कर रहे थे and in crossing over the point at x is equal to a, और जब आप x is equal to a पे क्रॉस कर रहे थे, या तो लेफ्ट से राइट क्रॉस कर रहे थे, समझ रहे हो? मान लो कि जैसे आप रास्ता है, अब आप जैसे कि अवंती के पुराने सेंटर से आप लेट से कचहरी जाना चाहते थे, बीच में अपना म्युनिसिपल चौक है, तो अब वहां पे आप या तो लेफ्ट टू राइट म्युनिसिपल चौक पुराने सेंटर से लेके आप मान लीजिए कचहरी तक जा रहे हो, या कचहरी से पुराने सेंटर पे आ रहे हो, दोनों ही केस में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. अगर आपको म्युनिसिपल चौक क्रॉस करने के लिए उड़ के नहीं आना पड़ा, अगर आप चल के ही आ पा रहे हो, तो आप कह सकते कि वहां पे कोई ब्रेक नहीं है. कुछ वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि ग्राफ के अलोंग while in crossing over the point at x is equal to a, either from the left to right और राइट टू लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो या राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो उस पॉइंट के अलोंग, और आपको अगर हाथ नहीं उठाना पड़ा, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अगर आपको हाथ नहीं उठाना पड़ा, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं है. आ रही है बात समझ में? जैसे कि मान लो आप यहां से ऐसे गए, ठीक है, आपने ये डायरेक्शन फॉलो किया, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉइंट था जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, ये पॉइंट वहीं से क्रॉस करिए, आपको हाथ नहीं उठाना पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा क्या बन जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा. अब अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें हाथ नहीं उठाना पड़ा, लेकिन अब अचानक क्या हुआ, यहाँ पे आ गए और यहाँ से हाथ उठाकर आपको फिर बाकी ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ा. तो ग्राफ उठाना पड़ा मतलब वो पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ. सेम चीज यहाँ पे भी कह सकते हो कि यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये पॉइंट के लिए फिर हमने हाथ उठाकर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे हाथ उठाना पड़ा, तो अगेन दिस इज डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो सबसे पहली चीज
कैसे पता चलेगा कोई ग्राफ को देख के कि वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे? तो आप देखोगे कि उस पॉइंट्स को अगर आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट क्रॉस करते हो तो आपको हाथ तो नहीं उठाना पड़ा ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है? इन केस वन हैज टू लिफ्ट हिज पेन, अगर आपको पेन को उठाना पड़ गया तो हम बोलेंगे कि वहां ग्राफ पे ब्रेक है या फिर ग्राफ हमारा उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ज्यादातर मेनली हम जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं डिसकंटिन्यूअस, ठीक है? अगर हमको हाथ उठाना पड़ा तो हमारा उस पॉइंट पे ब्रेक है या फिर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो अब गाइस सिचुएशंस देख लो, मतलब ये ग्राफिकली आई थिंक ये समझना बहुत इजी हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस व्हिच में कम अप एट x इज इक्वल टू a along the graph can be, क्या क्या सिचुएशन हो सकता है x इज इक्वल टू a पे? तो पहला सिचुएशन है कि आप इसी तरीके से मूव कर गए और ये पॉइंट जो था ग्राफ के ऊपर लाई करता था, ठीक है? सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका फंक्शन कह सकते हो इधर डिफाइन नहीं था, आपका फंक्शन x इज इक्वल टू a पे ये आउटपुट नहीं दे रहा था, जबकि वो आउटपुट क्या दे रहा था, ये आउटपुट दे रहा था, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू a पे हमारा फंक्शन का आउटपुट क्या था, c था। उसके बाद थर्ड वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि x के लेफ्ट तक ग्राफ थोड़ा b को अप्रोच कर रहा था और राइट में अचानक ग्राफ कहां से जंप कर गया, c से जंप कर गया, तो ब्रेक दिख रहा है हमको फिलहाल तो हमें ब्रेक दिख रहा है। फोर्थ वाले केस में यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो अगेन वहां पे ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल मतलब ब्रेक है। इट मींस कि अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ग्राफ के ऊपर का पॉइंट नहीं दिख रहा था, तो वहां पे भी इसलिए ब्रेक दिख रहा है। अभी हम आगे बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स है, लिमिट के टर्म्स है, इन सब के ऊपर वापस आएंगे। एज ऑफ नाउ दीज आर द पॉसिबल ब्रेक्स। अब देखिए जैसे अब ये फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाला क्या है, फोर्थ वाले का थोड़ा एडवांस पार्ट कह लो। तो फोर्थ वाला ग्राफ बनाया, अब इस पॉइंट पे आपको फंक्शन मान लो कि ये था पॉइंट बी, तो बी जब x इज इक्वल टू ए डाले तो y का वैल्यू b नहीं आ रहा था, y का वैल्यू कितना आ रहा था, मान लीजिए c आ रहा था, तो x इज इक्वल टू ए पे y इज इक्वल टू c हमारा आउटपुट हो गया। एंड लास्टली ये वाला ग्राफ जहां पे एक ग्राफ इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो x इज इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ब्रेक देखोगे तो यहाँ पे भी ब्रेक था, यहाँ भी ब्रेक था, यहाँ भी ब्रेक था, थर्ड में भी था, सेकंड में भी था, सिर्फ एक ही जगह पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस था, दैट इज द फर्स्ट फिगर। सिर्फ एक ही जगह पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस था, वो हमारा फर्स्ट फिगर था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कोई दिक्कत यहाँ पे? अभी तो टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे, ब्रेक तो आई होप सबको दिख रहा है ना। आदर्श फिफ्थ में भी कंटिन्यूटी नहीं है, क्यों नहीं है कंटिन्यूटी? क्योंकि अगर आप ग्राफ आपको ड्रॉ करना होता, आप सोचो कि आप यहाँ पे खड़े हो, आप ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं था, तो आपने ओपन सर्कल लगाया और यहाँ पे फिल सर्कल किया, इसका मतलब पॉइंट ए पे इधर आउटपुट नहीं है, आउटपुट ऊपर है, और फिर वापस इधर आए और यहाँ पे आपने बाकी ग्राफ को ड्रॉ किया। तो आपको ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हाथ उठाना पड़ा कि नहीं? ठीक है, हाथ उठाना पड़ा, तो इसलिए वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। राघवेंद्र पूछा सर ए से थोड़ा पहले कंटिन्यूअस होगा? बिल्कुल राघवेंद्र, ए से थोड़ा पहले कंटिन्यूअस तो है ही, दिख रहा है हम लोगों को। मान लो कि आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, है ना, इस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे ग्राफ में हमको कोई ब्रेक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यस, थोड़ा सा पहले पे तो फिलहाल ये कंटिन्यूअस दिख रहा है। सिद्धांत पूछा सर सिक्स फिगर में ड्रॉ करेंगे तो इंफिनिटी चला जाएगा, तो वहां हाथ उठाए ही नहीं पाएंगे। अरे भाई साहब, इंफिनिटी ऑब्वियस ही बात है कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये डायरेक्शन को दिखाओगे ना कि हाँ ठीक है ये ऐसे जा रहा है, और ये लाइन हम ड्रॉ करके जब टच नहीं कराते, बेसिकली कर्व स्केचिंग में थोड़ा बात होगा इन सब के ऊपर भी, तो जब ये परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है और ग्राफ आपको इसको अप्रोच कर रहा है लेकिन आपने टच नहीं कराया, ये यही मीन कराता है कि ग्राफ आगे भी ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, ये यही मीन कराता है कि ग्राफ ऐसे ही चलते रहे। अब आप ही बताओ कि क्या आपने ग्राफ का इतना हिस्सा ऐसे बनाए हो और इतना हिस्सा ऐसे बनाए हो, तो क्या वहां पे हाथ नहीं उठा है? फोर्थ में यह क्या हुआ कि जब आप यहां से इधर आए तो ग्राफ कंटिन्यूअस चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे ग्राफ में ब्रेक आ गया। इस पॉइंट पे ग्राफ में ब्रेक क्यों आया? क्योंकि ये ओपन सर्कल का मतलब होता है
ओपन सर्कल का मतलब हुआ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, x इज इक्वल टू a पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है तो हमको ओपन सर्कल दिखाना होता है कि नहीं, ब्रेक दिखाना होता है। जो क्या होता है कि देखिए, होता है कि कभी कभार लोग ग्राफ बना रहे, यहाँ पे छोड़ दिया, जगह छोड़ दिया, तो जगह छोड़ दिया तो मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो पॉइंट हमको इंक्लूड नहीं करना है उस पॉइंट के ऊपर छोटा सा ओपन सर्कल लगा दो। ये एक हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने के दौरान। तो इससे किसी को भी अगर कोई भी वो ग्राफ देखेगा तो उसको पता चल जाएगा x इज इक्वल टू ए पे ग्राफ है नहीं, x इज इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सबसे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम लोग तीन केसेस में चेक करते हैं। पहला एक पॉइंट पे, दूसरा एक ओपन इंटरवल पे, तीसरा एक क्लोज्ड इंटरवल पे। ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे एक पॉइंट केस। जैसे अभी हमने 6 केसेस, जो 6 ग्राफ भी देखे थे, वो सारे के सारे ग्राफ कहीं ना कहीं हम पॉइंट पे ही चेक कर रहे थे। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है। डेफिनेशन कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। किसी भी फंक्शन को अगर आप x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस कहना चाहते हो तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, उसके लिए ये चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि किसी पॉइंट पे जब हमको कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम पहले उसको लेफ्ट से थोड़ा अप्रोच करेंगे, राइट से भी अप्रोच करोगे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखोगे। जब तीनों के तीनों सेम होंगे तब आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है। अब यहाँ पे लिमिट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो दोबारा से। अगर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है, लेट्स से ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, हमको देखना है इस पॉइंट पे, हमको देखना है इस पॉइंट पे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो बेसिकली आपको क्या करना, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो आपको देखना है कि हमारा वहां पे कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, मान लो कि दिस वाज मान लीजिए कि दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू a। ठीक है, मान लीजिए कि दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू a। कोई सैंडविच थ्योरम नहीं लगेगा। सैंडविच थ्योरम एकदम अलग सिचुएशन होता है आदर्श। वहां पे हम कहते हैं कि एक फंक्शन दो फंक्शन के बीच में आ रहा है, यहाँ तो एक ही ग्राफ ड्रॉ किया मैंने। अगर आप इसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो और आप इसको राइट से भी, इस पॉइंट को राइट से अप्रोच कर रहे हो और आप इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, जब तीनों ही सेम हो, आप लेफ्ट से जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहे थे, राइट से भी अगर आप उसी पॉइंट पे अप्रोच कर रहे हो और फंक्शन की वैल्यू भी वही निकल कर आ रही है, तो इससे पता चल जाएगा कि वो पॉइंट इंक्लूडेड भी है और ग्राफ भी दोनों साइड से उसको अप्रोच कर रहा है। जब आप लेफ्ट टू राइट उसको क्रॉस कर रहे होगे या राइट टू लेफ्ट उसको क्रॉस कर रहे होगे तो वहां पे कोई ब्रेक नहीं होगा। समझ पा रहे हो इस चीज को, वहां पे कोई ब्रेक नहीं होगा। फंक्शन ऑफ ए आपको ये बता देगा कि वो वहां पे फंक्शन डिफाइंड है। लिमिट एग्जिस्ट करने से आपको ये पता चल जाएगा कि लेफ्ट से और राइट से आप उसी पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हो। जैसे कि अगर एक बार हम वापस से उन ग्राफ के ऊपर आ जाए, एक बार हम वापस से इस ग्राफ के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो यहां देखिए, जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम में मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं। मान लीजिए कि दिस पॉइंट इज बी। अब अगर मैं आपसे सिंपली ग्राफ को देखकर पूछूं एक सवाल कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, ग्राफ को देखकर एक सिंपल सा सवाल पूछो, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, आपका जवाब क्या होगा। जब आप x इज इक्वल टू a को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो आपका फंक्शन का ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है। सिद्धांत, एक फंक्शन होगा तो उसका एक ही ग्राफ होगा ना, राइट। आनंद कुमार राघवेंद्र, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लेफ्ट से जब अप्रोच कर रहे थे ए को तो ग्राफ कहीं ना कहीं बी की तरफ जा रहा है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट, व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a,
व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट? x इज इक्वल टू a पे राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? इट्स अगेन b ना, बिकॉज अगर आप ग्राफ को ऐसे अप्रोच कर रहे हो, जैसे जैसे आप a को राइट से अप्रोच कर रहे हो, तो ग्राफ कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है और वो इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा राइट हैंड लिमिट और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अभी हमारा ग्राफ जो है लेफ्ट से भी और राइट से भी एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। लेकिन अब वो पॉइंट फंक्शन में है या नहीं, वो पॉइंट फंक्शन में है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उस पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट निकालोगे। तो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू बी। तो इससे ये पता चल गया कि लिमिट जो जिस नंबर को अप्रोच कर रहा था, जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा था ग्राफ पे, वो वैल्यू ग्राफ पे एग्जिस्ट करती है, वहां पे फंक्शन डिफाइंड है। अब जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहां देखिए तो यहां बताइए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल रहा है? x इज इक्वल टू a पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल रहा है? देख के बताओ सबको डायग्राम से। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज b, राइट? लेफ्ट हैंड लिमिट इज b। राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ, राइट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है देख के बताओ। जब आप a को राइट से अप्रोच कर रहे हो तो आपको ग्राफ क्या दिख रहा है? कहां अप्रोच कर रहा है? c पे अप्रोच कर रहा है, ग्रेट। तो यहां पे स्टूडेंट्स जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही अलग अलग हो गया, अब देखिए यहां पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू सी आ रहा है। बट सबसे पहला फैक्ट आपको क्या दिखा कि जब लेफ्ट से आप उस नंबर को अप्रोच कर रहे थे तो अलग वैल्यू की तरफ जा रहा था, राइट से ए को अप्रोच कर रहे थे तो अलग नंबर की तरफ जा रहा था। तो क्या ग्राफ दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे? ऑब्वियसली नहीं कर रहे होंगे ना, ग्राफ सेम नंबर को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ग्राफ सेम नंबर को पॉइंट नहीं कर रहे, इसीलिए वहां पे हमको गैप दिख गया। थर्ड केस की अगर बात करें, थर्ड केस में बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो सेकंड केस जैसा ही है ना, सेकंड केस वाला ही डायग्राम है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट b होगा, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट c होगा, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ a, मतलब a पे फंक्शन का वैल्यू क्या लिखोगे? तो a पे फंक्शन का वैल्यू लिखोगे अनडिफाइंड, a पे फंक्शन का वैल्यू लिखोगे अनडिफाइंड। आ रही है बात समझ में? तो अगेन कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपको ये दिखा कि लिमिट जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे, राइट से अप्रोच कर रहे थे, दोनों अलग अलग नंबर्स को अटेंड कर रहा था, तो उसके कारण ग्राफ में ब्रेक आ ही गया। ये बहुत अच्छे से आपको समझा पा रहा है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रहा था, तो कहीं ना कहीं आप चाहे लेफ्ट से आ रहे हो चाहे राइट से आ रहे हो, आप दोनों ही केस में सेम पॉइंट की तरफ जा रहे थे, दोनों ही केस में सेम पॉइंट की तरफ जा रहे थे। अब वो पॉइंट आपका फंक्शन में आता है कि नहीं, उसके लिए आपने क्या देखा कि वो पॉइंट पे क्लोज सर्कल है कि नहीं, फिल्ड सर्कल है कि नहीं, तो फिल्ड सर्कल भी हमें दिख गया था। चौथे डायग्राम पे आते हैं, इस डायग्राम पे आ जाइए। यहां पे अब बताओ यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? व्हाट इज एलएचएल हियर? कितना है लेफ्ट हैंड लिमिट? कितना है? एवरीवन पार्टिसिपेट यार, आई मीन लिमिट्स ही चल रहा है ना अभी तो फिलहाल, राइट? सो सिद्धांत, दीप, आनंद, निधि, अंजन, राघवेंद्र, दिव्या, रवि, सिद्धांत, आदर्श, शिवम, ग्रेट, आनंद कुमार सही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी बी की तरफ, क्योंकि आप ग्राफ को जब ए की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो आपका ग्राफ ऊपर ऊपर बी की तरफ जा रहा है। राइट हैंड लिमिट भी क्या हो रहा है? राइट हैंड लिमिट भी बी की तरफ जा रहा है। तो आप दोनों डायरेक्शन से सेम पॉइंट पे तो जा रहे थे, है ना? मेरे हाथों को देखो, कहीं ना कहीं आप दोनों ही केस में सेम जगह पे जा रहे थे, बट वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट हमारा डिफाइंड नहीं था, मतलब वो पॉइंट पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो व्हाट इज एफ ऑफ ए? एफ ऑफ ए वाज अनडिफाइंड। तो इस बार हमें ब्रेक किसके कारण मिला? इस बार हमको ब्रेक मिल गया और लिमिट तो सेम निकला, लेकिन वो लिमिट में जिस नंबर को हम अप्रोच कर रहे थे वो नंबर कभी आउटपुट आता ही नहीं है। इस ग्राफ के लिए वो नंबर कभी आउटपुट आता ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे कह सकते हो कि लिमिट सेम आ गया। क्या दिखा? लिमिट सेम आ गया, लेकिन फंक्शन ही अनडिफाइंड हो गया। अच्छा, इस केस को देखो तो यहाँ पे ब्रेक तो दिख ही रहा है ना, हाथ उठाना पड़ा था, राइट? अगर हम यहां देखें तो ये चौथा केस ही एक तरीके से, फोर्थ केस ही है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज बी, राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो बी, एंड फंक्शन का वैल्यू क्या है? अगर मैं इसको बी बना दूं
और इसको मैं सी माना दूं, सो फंक्शन का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निकल कर आया सी। तो अब यहां से क्या था कि हम लेफ्ट से और राइट से तो सेम नंबर को अप्रोच कर रहे थे, तो लिमिट तो एग्जिस्ट किया, सेम आ रहा है, लेकिन जब उस पॉइंट पे हम फंक्शन का आउटपुट देख रहे थे तो फंक्शन का आउटपुट ऊपर निकल गया, फंक्शन का आउटपुट ऊपर निकल गया। तो एक छोटे छोटे अगर हम केसेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो केस नंबर 4 में कि लिमिट एग्जिस्ट किया है, फंक्शन डिफाइन नहीं था। फिफ्थ केस में देख सकते हो लिमिट एग्जिस्ट किया है, फंक्शन भी डिफाइंड है, लेकिन लिमिट का वैल्यू फंक्शन के बराबर नहीं है। तीसरे केस में अगर आ जाए तो यहाँ पे लिमिट ही सेम नहीं था। सेकेंड केस में आ जाए तो यहाँ पे लिमिट ही सेम नहीं था, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो अगर हम डिसकंटिन्यूटी के केसेस को देखें तो हमने यहाँ पे फिगर 2 और फिगर 3 में ऑब्जर्व किया कि पहले तो लिमिट ही सेम नहीं आया तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 5 को देखा तो इससे पता चला कि लिमिट सेम आता है, लेकिन अगर फंक्शन अनडिफाइंड हो गया या फंक्शन उस पॉइंट पे अलग आउटपुट दे रहा है तो भी हमारा ब्रेक आ रहा है। सिक्स्थ वाले केस में तो आप कह सकते हो कि ना ही मेरा फंक्शन डिफाइंड है ना ही मेरा लिमिट डिफाइंड है। यहां तो लिमिट एंड फंक्शन बोथ अनडिफाइंड है ना, यहाँ पे दोनों के दोनों अनडिफाइंड है। तो ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कि किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उस पॉइंट पे हमारा लिमिट का वैल्यू और हमारा फंक्शन का आउटपुट दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आ रही है बात समझ में आप सबको? बताओ ग्राफिकली इस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं, या अभी भी किसी को दिक्कत है तो प्लीज हैंड रेज करें। ग्राफिकली समझ में आया या अभी भी कोई दिक्कत है? ओके, सो आप जानते हो आपकी जो लिमिट होता है, लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगा राइट हैंड लिमिट भी आएगा। तो ये अगला जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, व्हाट इज दिस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, ये राइट हैंड लिमिट होता है। दिस इज आवर LHL एंड दिस इज आवर RHL। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू व्हिच शुड बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अच्छा, अब बेसिक कुछ पॉइंट्स है। अब जैसे कि यार अगर किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या, इससे आप ये कह सकते हो कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। अगर किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब उस पॉइंट पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट नॉट द कन्वर्स। देख रहे हो वहां पे लिखा हुआ है नॉट द कन्वर्स। इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करने से आप ये नहीं कह सकते कि पॉइंट फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। जैसे हम डायग्राम 4 पे आ जाए, 4 डायग्राम या 5th डायग्राम, दोनों में क्या देख सकते हो, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था, राइट। लेकिन जब आप फर्स्ट डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस था, और कंटिन्यूअस होने के कारण आप इजीली कह सकते हो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वहां पे हमारा फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, कंटिन्यूटी एट x is equal to a implies f is well defined at x is equal to a but not the converse। ये कह रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइंड होगा, लेकिन उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कह सकते कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होने का मतलब वहां पे कंटिन्यूटी होगी ही होगी। हो सकता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो, उसके जस्ट लेफ्ट में आपका ब्रेक आया हो, है ना, तो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ब्रेक मिल ही जाएगा आपको। थर्ड पॉइंट, दिस कंटिन्यूटी एट x is equal to a is meaningful to talk if in the immediate neighborhood of x is equal to a the function has a graph in the immediate neighborhood of a not necessarily at a। मतलब डिसकंटिन्यूटी की जो मेनली बात होती है वो सिर्फ x इज इक्वल टू a पे नहीं, x इज इक्वल टू a के नेबरहुड में भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर वहां पे आपका उससे जस्ट एक मिनट यार, ये पॉइंट कुछ अलग है क्या? हाँ, ये पॉइंट कह रहा है कि किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है कि उसके जस्ट लेफ्ट में, ये जस्ट राइट में ग्राफ है लेकिन उस पॉइंट पे ग्राफ नहीं है ना। ये लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूटी एट x is equal to a is meaningful to talk if in the immediate neighborhood of x is equal to a। immediate neighborhood मतलब थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट। the function has a graph in the immediate neighborhood of
इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a बट नॉट नेसेसरली एट x इज इक्वल टू a। तो उसके थोड़े लेफ्ट या थोड़े राइट में ग्राफ है, लेकिन x इज इक्वल टू a पे अगर ग्राफ नहीं है तो वहां पे हम डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझने में लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। कंटिन्यूटी इज ऑलवेज टॉक्ड इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। जब भी हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हम हमेशा फंक्शन के डोमेन के अंदर वैल्यूज पे ही बात करते हैं। लिमिट में ऐसा नहीं था गाइस, लिमिट में ऐसा नहीं था, क्योंकि एक अगर सिंपल से एग्जांपल से वापस रिकॉल करें तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन जो लिमिट x अप्रोचिंग 0 x अप्रोचिंग लेट्स से 5 दे देता हूं, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, तो अगर मैं आपसे सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन पूछूं, अगर मैं आपसे सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन पूछूं तो आप इसका डोमेन क्या बताओगे? आप इसका डोमेन क्या बताओगे बोलो? खाली लिमिट भूल जाओ, थोड़ा उस फंक्शन को देखो। आर एक्स एफ 5 राइट, आपका डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 5, ठीक है। तो हम लिमिट के टाइम पे हम वो पॉइंट पे भी लिमिट चेक करते थे जहां पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि लिमिट के केस में हमें कोई लेना देना नहीं होता था कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होता है या नहीं होता है। बट जब बात होगी कंटिन्यूटी की, जब बात होगी कंटिन्यूटी की, तो हमेशा हम उसके डोमेन में ही कंसीडर करेंगे। हम उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी नहीं चेक करते जो पॉइंट हमारे फंक्शन के डोमेन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपसे मैं नॉर्मली पूछता कि 1/x माइनस 1 क्या ये हमेशा डिफाइंड होता है, तो आपका जवाब होता नहीं सर, हमेशा डिफाइंड नहीं होता। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 के केस में ये डिफाइन होगा। 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू डालिए आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन अब हमें ऑलरेडी जब पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1 हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, ये मेनली थोड़ा बोर्ड्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, x इज इक्वल टू 1 हमारा एज एन इनपुट हम नहीं ले सकते, तो उसको छोड़कर जो बाकी पॉइंट्स है जो इसके डोमेन में आ रहा है, क्या वहां पे कहीं ब्रेक तो नहीं आ रहा? क्या वहां पे कहीं ब्रेक तो नहीं आ रहा? तब अगर वहां कहीं पे ब्रेक आया तब आप बोलोगे क्योंकि फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वरना हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा प्रॉपर कंटिन्यूअस है। जैसे कि हम बात करें 1/x माइनस 1 का, तो 1/x माइनस 1 में 1 वाला पॉइंट इसके डोमेन में आता नहीं है, 1 को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे हमारा जो एक ग्राफ है कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेक नहीं आता है। तो इसीलिए 1/x माइनस 1 को क्या बोला जाएगा, या 1/x हो गया या tan x हो गया, इवन tan x का अगर आप देखोगे ग्राफ, होता है ना इस तरीके से हम लाइंस वगैरह देख के इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हमें पता रहता है कि 90 पे ये सब डिफाइन नहीं रहता, ये अपना 90 और 80 का पॉइंट है। तो आप ऐसे भी उस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी नहीं चेक करें, उस पॉइंट के अलावा बाकी पॉइंट्स पे देखो ग्राफ में कहीं ब्रेक है क्या, कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो हम इवन tan x को क्या बोलेंगे, tan x को हम बोलेंगे इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन, tan x को बोलेंगे दैट इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यही फोर्थ पॉइंट का एक एग्जांपल हो गया ना, कि जैसे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, अब ये पॉइंट अपना π/2 हो गया, ठीक है, ये अपना 3π/2 हो गया, तो आप देख सकते हो कि tan π/2, tan 90 हम कहते हैं ना अनडिफाइंड कहते हैं, इंफिनिटी कहते हैं, क्योंकि वहां पे ग्राफ देखो वहां पे डिफाइन नहीं है, ये लाइन हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ग्राफ इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो बट क्या हम बोलेंगे कि tan x हमारा डिसकंटिन्यूअस है π/2 पे? द आंसर इज नो, वी विल नॉट से दैट द function tan x is discontinuous at π/2 because π/2 is not included in the domain of the function, and if it is not included in the domain of the function, we don't talk about the discontinuity of the function at or the continuity of the function at those points, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्या tan x कंटिन्यूअस है, आपका आंसर होगा यस, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा क्या 1/x माइनस 1 कंटिन्यूअस है, आपका आंसर होगा यस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आप इस एक्सप्रेशन को देखो 1/x माइनस 1 कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, खाली इस एक्सप्रेशन को देखो,
तो आपका यहाँ पे जवाब क्या होगा कि सर यहाँ पे ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, मतलब 1 अगर डालते हो तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और अगर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो वहां पे हमारा डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर जाएगा। यस निधि, फॉर एग्जैक्टली निधि ने बोला है, मतलब सर फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू इफ ग्राफ इज कंटिन्यूअस देन इट इज कंटिन्यूअस। एग्जैक्टली, डोमेन के अंदर सारे पॉइंट पे अगर आपका ग्राफ कंटिन्यूअस है तो उसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। बट इफ यू वांट टू टॉक ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर हम डिसकंटिन्यूटी की बात करना चाहते हैं, then we can say that 1 by x minus 1 is discontinuous at x is equal to 1, 1 by x is discontinuous at x is equal to 0, ठीक है। दोनों में अंतर समझो। 1 by x minus 1 फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि क्या 1 by x minus 1 एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम बोलेंगे यस इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि वो अपने डोमेन में कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। बट इन जनरल अगर आप पूछोगे 1 by x minus 1 एक्सप्रेशन को देख के कि इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालिए, तो मैं बोलूंगा कि x इज इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तब हम फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, हम इसको सिंपली एक एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ओके, सो लास्ट पॉइंट, नोट all rational functions are continuous because continuity is stocked in the domain of the function। तो गाइस जैसे कि रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है हम ऑलरेडी नॉन जीरो लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सारे रैशनल फंक्शंस कंटिन्यूअस होंगे, और अगर सारे रैशनल फंक्शंस कंटिन्यूअस होंगे तो वो क्यों कंटिन्यूअस होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनके डोमेन पे ही बात करेंगे, और डोमेन में हम ऐसा पॉइंट रखते ही नहीं है जहां पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो, ठीक है। ये एक नंबर के लिए पूछा जाएगा। सो फाइनली आर रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, घुमा फिरा के सिर्फ 3 ही रीजन होते हैं डिसकंटिन्यूटी का, क्योंकि हमने डिसकंटिन्यूटी पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ा हमने कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स अप्रोचिंग ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर हमारा लिमिट का वैल्यू हमारा फंक्शन का वैल्यू के बराबर आ जाए तभी हम उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहते हैं। तो अगर आप यहां देखते हो पहला केस क्या दिख रहा है, पहला केस में लिमिट अलग अलग है ना। तो ये देखो, अ फंक्शन इज, यहाँ पे लिखा हुआ है अ फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 रीजंस। नीचे के तीनों रीजंस में से कोई एक रीजन आपका होता है। सबसे पहला रीजन क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग c डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ गया, राइट हैंड लिमिट अलग आ गया। सेकंड केस देखिए सेकंड डायग्राम पे, अब सेकंड डायग्राम को देखोगे तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमारा फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू सी। थर्ड डायग्राम को देखिए, थर्ड डायग्राम पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा फंक्शन का वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमारा लिमिट का वैल्यू और हमारा फंक्शन का वैल्यू वहां पे बस सेम नहीं आया। तो थर्ड केस क्या दिखाया है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग एफ x approaching 0 f of x is not equal to f of 0। so there are only three cases, first जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सेकंड जहां लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, थर्ड जहां पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। अगर हम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन सब के ऊपर ये सब ग्राफ वगैरह भी वहां नहीं दिखता है, सीधा क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं वहां पे। जैसे आप इस ग्राफ को देखिए, आप बताओ मेरे को x इज इक्वल टू ए पे क्या ये कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू बी पे क्या कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस है या नहीं, और अगर नहीं है तो कौन से रीजन से नहीं है, बताओ मेरे को। ए पे कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ब्रेक तो तीनों जगह पे है, ब्रेक तीनों जगह पे है, मतलब ए बी सी तीनों पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अगली चीज आपको क्या पूछनी है कि कौन सा टाइप है। मैंने अभी 3 टाइप डिस्कस किया ना, तो पहला वाला कौन सा टाइप है, ए वाला कौन सा टाइप है, यस राघवेंद्र, आनंद सही है, आदर्श डिफरेंट फंक्शन नहीं बोलोगे, ये जो व्हाइट कलर से जो ग्राफ बना हुआ है वो सेम फंक्शन का ग्राफ मान के चलो, यस आशीष। सो यहाँ पे क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर डिफरेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो है ना, आप ग्राफ को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो ये पॉइंट को अप्रोच कर रहे थे, जब आप राइट से अप्रोच कर रहे हो तो ये पॉइंट को अप्रोच कर रहे थे। दोनों ही केस में
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग आ गया। अच्छा, व्हाट अबाउट बी पॉइंट? व्हाट अबाउट बी पॉइंट? बी पॉइंट पे देख सकते हो इट्स केस 2, हमारा यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, लिमिट डिफाइंड हो रहा है लेकिन, हाँ लिमिट डिफाइंड हो रहा है, इट्स केस 2, जो पीछे वाले में केस 2 का बात किया था, लिमिट डिफाइंड हो रहा है लेकिन फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा। थर्ड वाला केस, थर्ड वाले केस में क्या है, लिमिट भी डिफाइंड है, फंक्शन भी डिफाइंड है। यस आनंद? सर सेकंड वाला केस में बी में फंक्शन नॉट डिफाइंड है ना, तो मतलब कि वो उसके डोमेन में ही नहीं आ रहा है, तो वो कंटिन्यूअस होगा ना बी वाला शायद। अभी तो हम डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं ना, कि कहाँ कहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूस दिख रहा है ना। मैंने अभी फंक्शन का डोमेन वगैरह ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा लिखा थोड़ी है अभी, मैं तो सिर्फ यस। आपको कह रहा हूँ कि डायग्राम देख के बताओ आपको कहाँ कहाँ पे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी लग रहा है, तो किस रीजन से लग रहा है, ठीक है। सो थर्ड वाले केस में क्या है गाइस, सी वाले पॉइंट पे हमारा फंक्शन का आउटपुट अलग है, हमारा लिमिट का आउटपुट अलग है, राइट। तो हमारा लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, राइट। तो ये आई थिंक अब आपको एक अच्छा ग्राफिकली इसका अंडरस्टैंडिंग आ चुका है। अब थोड़ा सा हम एल्जेब्रिकली आते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन विल बी अ काइंड ऑफ अ होमवर्क फॉर यू। इसको अगर अभी करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये होमवर्क रहेगा, आप देख सकते हो मैंने सॉल्यूशन भी इसके पीछे रख दिया। तो आपको हर एक पॉइंट पे 0 1 2 3 4 5 6 हर एक पॉइंट पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना होगा। सोचिएगा अच्छे से, सॉल्यूशन डाला हुआ है। चलो अगला एक सवाल है सिंपल सा, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, एग्जांपल है, मतलब वहीं पे कोई एग्जांपल होगा। f of x is equal to x square upon 2। मेरा पहला सवाल है, is the limit defined for this function at x is equal to 0? क्या इसका लिमिट डिफाइंड है x is equal to 0 पे? राघवेंद्र का कहना है यस, सिद्धांत का कहना है यस, निधि, आनंद, आदर्श, आशीष का कहना है नो, आद्या का कहना है यस। स्टूडेंट्स जो लोग नो कह रहे हो, गड़बड़ है, गड़बड़ है, आंसर इज यस, ठीक है। बिकॉज जब आप लिमिट x अप्रोचिंग 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को कैलकुलेट कर रहे होगे, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि 0 पुट करने से 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगाते तो ऊपर 2x बन जाता, नीचे 1 बन जाता, और उसके बाद अगर हम लिमिट पुट करते तो कितना आ जाता, ये लिमिट का वैल्यू आ रहा था 0। मान लो आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाते, आपका ये x 0 तो नहीं है, नॉन जीरो है, तो एक एक x तो ऊपर नीचे से कटेगा ना, एक एक x ऊपर नीचे से कटेगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, लिमिट x अप्रोचिंग 0 x बचा, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पे हमारा लिमिट का वैल्यू क्या है, लिमिट का वैल्यू 0 निकल कर आया, लेकिन क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पिक किया हुआ है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, आई थिंक लिमिट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट वांट टू फील यू गाइस कि कैसे चेक करोगे। तो लिमिट x अप्रोचिंग 1 2x प्लस 3, अब ये एल्जेब्रिक लिमिट है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, फाइनाइट आया तो वही आंसर होगा, फाइनाइट नहीं आया तो हम लोग कुछ अलग तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो क्या बन गया, 2 into 1 plus 3, तो दिस इज 2 + 3 5, 2 + 3 5 हो गया, तो हमारा लिमिट का वैल्यू 5 आ रहा है।
फिर आपको क्या चेक करना है, फिर आपको चेक करना है फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू चेक किया तो 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ रहा है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 आ गया, ये भी 5। तो हमारा लिमिट का वैल्यू और हमारा फंक्शन का वैल्यू दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों सेम आ गया, दोनों का दोनों सेम आ गया, इसलिए हमारा ये क्या बोला जाएगा कि हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो ये तो आसान क्वेश्चन था। अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट, मतलब बोर्ड लेवल पे बात करूं तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। People are getting D as the answer. ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप यहाँ पे सबसे पहले डालोगे लिमिट x अप्रोचिंग टू। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि लेस देन 2 के लिए अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन 2 के लिए अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी लिमिट x अप्रोचिंग 2 एंड फंक्शन विल बी kx²। फिर आप x के जगह पे 2 रखोगे तो ये 4k आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग 2 माइनस, ये सॉरी यहाँ पे 2 प्लस है, उधर 2 माइनस होना था, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3, है ना। अब क्योंकि हमारा फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है, हमारा फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 4k का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 3 एंड नाउ इफ 4k इज इक्वल टू 3 तो k का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, k का वैल्यू निकल कर आएगा 3/4। सो ऑप्शन डी बिकम्स द आंसर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा। ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। लेट मी टेल यू, दिस क्वेश्चन एक्चुअली केम इन वन ऑफ द, आई थिंक 2016-17 का बोर्ड्स के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ट्राई कीजिए, 3 मिनट का टाइम देता हूं।
गाइज वैसे तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हो, बट मैं चाहूंगा कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट को भी सिंप्लीफाई करो और राइट हैंड लिमिट को भी सिंप्लीफाई करो, ठीक है? यस, करेक्ट। आनंद, दीप, शिवम, निधि, योर आंसर्स आर करेक्ट। रिया, करेक्ट। गुड। त्रिपुरारी, आदर्श, दिव्या। दिव्या ने लिखा ऑप्शन ए इज इक्वल टू, अच्छा नहीं, ए इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है। सो डू आई नीड टू सॉल्व दिस? सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर किसी को भी जरूरत है तो प्लीज हैंड रेस करें, देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन, वरना हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। है जरूरत? ऊपर आपको दिख रहा है कि वन माइनस, एक छोटा सा बस हिंट दे देता हूं, ऊपर वन माइनस कॉस 4x को क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट? तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो उसके कारण ये वाली लिमिट का वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 4 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 आ गई, तो ए की वैल्यू 8 होनी चाहिए, बट आप डिनोमिनेटर में उसको रैशनलाइज भी एक बार कर लीजिएगा, जो राइट हैंड लिमिट वाला पार्ट है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा इस क्वेश्चन में। दो चीजें कीजिए, एक बार यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट कीजिए एक्स अप्रोचिंग पाई बाई 4 पे, मतलब फंक्शन की कंटिन्यूटी पाई बाई 4 पे चेक करो, एंड फंक्शन की कंटिन्यूटी पाई बाई 2 पे चेक करो, ठीक है? 2 स्टेप्स करना पड़ेगा, तब जाके आपको ए और बी की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से। पूरा खेल लिमिट्स का ही रहने वाला है स्टूडेंट्स यहाँ पे।
अब यहाँ पे LH रूल वगैरह कोई ना लगाए, 0/0 या ∞/∞ का फॉर्म नहीं बन रहा है। राघवेंद्र गलती है थोड़ी सी। आई थिंक सबको ये तो दिख ही रहा है कि हमारे पास पॉइंट है एक π/4 जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, और एक पॉइंट है π/2 जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, राइट। आनंद राज गड़बड़ गड़बड़, थोड़ी सी गलती है लेकिन बहुत क्लोज हो। चेक करो अपने स्टेप्स, गलती निकल जाएगा, क्या पता प्लस माइनस का गलती हुआ। शिवम गलत आ रहा है फिर। राघवेंद्र नाउ इट्स करेक्ट, दीप नाउ इट्स करेक्ट। अभी तो फिलहाल जो मेरे को इसका क्वेश्चन का बस ऑप्शन पता है, ठीक है। एक बार मैं आपके सामने सॉल्व कर लूंगा तो उससे कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ आंसर सही है या गलत। बट एज ऑफ नाउ द ऑप्शन व्हिच यू आर सेइंग दैट इज रॉन्ग। नहीं आनंद कुमार गलत। चलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करता हूँ ना, मतलब π/4 पे, π/4 पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि π/4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप x + a√2 sin x पकड़ोगे, और क्योंकि वो फिर हम वहां पे वैल्यू पुट करके देखेंगे, x की जगह पे π/4 पुट करके देखोगे तो यहाँ पे π/4 आएगा प्लस a√2 इंटू साइन π/4। साइन π/4 और साइन 45 1/√2 होता है। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ ऐसे कैलकुलेट होना चाहिए था जिसमें अब ये और ये कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बचेगा π/4 प्लस a, π/4 प्लस a। यहां तक ठीक है। आदर्श आंसर सही है, रिया गलत, निधि आंसर सही है। अब हम π/4 पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। π/4 पे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है जो सेकेंड फंक्शन है 2x cot x प्लस b, वहां पे x का वैल्यू तो रखिए, डिफाइंड आ रहा है कि नहीं, cot π/4 डिफाइंड होता है ना। तो क्या मैं सीधा वैल्यू पुट करके बताऊं कि अगर वहां रखोगे तो π/2 प्लस b हो जाएगा, वहां पे रखोगे तो π/2 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हमारा फंक्शन 0 से पाई में कंटिन्यूअस है तो मतलब हर पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो π/4 पे अगर कंटिन्यूअस होगा तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। तो आप यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या बनेगा, π/4 प्लस a इज इक्वल टू π/2 प्लस b। यहां से अगर हम इक्वेशन भी बनाने की कोशिश करें तो हमारा इक्वेशन बनकर आएगा a इज इक्वल टू π/4 प्लस b। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। फिर सिमिलरली π/2 पे कैलकुलेट कीजिए। π/2 पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो x का वैल्यू π/2 पुट करोगे, cot π/2 की वैल्यू कितनी होती है,
पाई/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है? आनंद राज, आनंद कुमार, आंसर सही है। अब कितने लोगों का आंसर आ गया? सो आदर्श कह रहा है कि cot π/4 की वैल्यू होती है, सॉरी cot π/2 है, cot π/2। आदर्श, वी आर चेकिंग द लिमिट एट π/2 नाउ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot π/2? जीरो ना। तो अगर आप यहाँ पे इसमें आप x के जगह पे π/2 रखोगे तो वो टर्म जीरो हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से b निकल कर आएगा। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो अब ये cos 2x दिख रहा है, तो उसमें π/2 रखोगे तो cos π हो गया। cos π की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहां से माइनस ही निकल कर आएगा। फिर -b sin x, sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो वहां पे माइनस भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज b, राइट हैंड लिमिट इज -a -b। सो फाइनली हमारा यहाँ पे लिमिट, बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट π/2, देयरफॉर अगला इक्वेशन निकल कर आएगा b इज इक्वल टू -a -b। अब -b को अगर यहाँ लेकर आ जाओ तो ट्वाइस b इज इक्वल टू a। क्या अब आप इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। यस आनंद? वहां पे माइनस से होगा ना, ट्वाइस बी इक्वल टू माइनस से। हाँ, ठीक है। तो अब बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन ए। एम आई क्लियर? ठीक है अंजन, कोई डाउट यहां पे? सिद्धांत? ठीक है, हो गया, ग्रेट। सॉल्यूशन इज हियर नाउ। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल का। ठीक है, पिछला वाला क्या था? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट था। सो कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल में दो केसेस होते हैं, पहला होता है एक ओपन इंटरवल वाला, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल वाला, राइट? फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है, a function f is said to be continuous in a to b open brackets if f is continuous at each and every point belonging to a comma b। तो आप एक ओपन इंटरवल में एक फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलोगे? जब उस इंटरवल के अंदर के हर एक पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। क्लोज्ड इंटरवल वाले में थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में अंतर क्या होता है? तो ओपन इंटरवल में बेसिकली स्टूडेंट्स हम उस पॉइंट को भी इंक्लूड नहीं करते हैं ना, तो ना ही ए इंक्लूड होगा ना ही बी इंक्लूड होगा। ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे इंक्लूड होंगे। तो कहीं ना कहीं हमको ये कह सकते हो कि हम बाकी उसके अंदर के पॉइंट्स पे चेक कर रहे होंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन चेंज होकर बन जाता है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। अब क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में आपको क्या बोला है क्वेश्चन यहाँ पे, कि अगर आपको किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है क्लोज्ड इंटरवल में, तो सबसे पहले तो वो फंक्शन ओपन इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब ए और बी को छोड़कर उसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वहां पे अपना फंक्शन डिफाइन होना चाहिए और फंक्शन की लिमिट भी उसी के बराबर आनी चाहिए। फाइनली हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? एफ इज राइट कंटिन्यूअस एट ए। राइट कंटिन्यूअस एट ए का मतलब क्या होगा? लेट मी एक्सप्लेन।
तो मान लीजिए कि जैसे कि हम ये ग्राफ को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इस ग्राफ को कंसिडर कर रहे हैं और ग्राफ मेरा यहीं से लेके यहां तक है। तो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है अभी, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, दिस इज x इज इक्वल टू a, दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू b। तो अब हमको बस इतने के अंदर चेक करना है। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ ना, राइट कंटिन्यूअस एट a, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग a प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ a। तो पॉइंट a पे चेक करने के लिए अब देखो, सबसे पहले मेरे को एक सवाल का जवाब दो, क्या x इज इक्वल टू a के लेफ्ट में ग्राफ दिख रहा है आपको? x इज इक्वल टू a के लेफ्ट में ग्राफ दिख रहा है? आदर्श, अभी मैंने बस इतना डिस्कस किया है, क्लोज इंटरवल में अगर हमें चेक करना है तो आपको तीन चीजों में ब्रेक कर लेना होता है। पहला, इट शुड बी कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल a टू b, a से b के बीच के सारे वैल्यूज पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट पे अभी जस्ट मैं आया ही हूं कि a पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे, उस एंड पॉइंट पे कैसे कंटिन्यूटी चेक करोगे। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है अभी हमें, इस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे? तो मेरा सवाल था कि आपको फिलहाल a के लेफ्ट में ग्राफ दिख रहा है क्या? a के लेफ्ट में ग्राफ नहीं दिख रहा। तो a के लेफ्ट में ग्राफ नहीं दिख रहा, तो हम सॉरी गाइस, इंटरनेट का इशू था। सो यहां मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू a पे, क्योंकि अभी लेफ्ट में हमें कोई ग्राफ नहीं दिख रहा। तो अगर आप यहाँ पे लिमिट की बात करते हो, ठीक है, लिमिट की बात करते हो, तो तरीका कहता है कि हम इसको सिर्फ राइट से अप्रोच कर रहे होंगे। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो हाथ जो है वो उठना नहीं चाहिए। तो अगर इसके इधर ग्राफ ही नहीं है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट की इधर बात नहीं करने वाले। लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करने का मतलब क्या है कि हम उस पॉइंट को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, हम कहीं ना कहीं पॉइंट को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे और उस ग्राफ के मूवमेंट के ऊपर चलेंगे। तो अगर हमको उस पॉइंट के लेफ्ट में नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो वहां पे ग्राफ नहीं है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप ये भी कह सकते हो कि बिकॉज वी आर डीलिंग विद कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में हम कहीं ना कहीं फंक्शन के डोमेन में डील करते हैं, राइट। तो अभी ए के लेफ्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारे फंक्शन के डोमेन में नहीं आ रहा। ए के लेफ्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारे फंक्शन के डोमेन में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। ये बिल्कुल मत लिखिएगा कि इस पॉइंट पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। राघवेंद्र पूछ रहे हैं, इन ओपन इंटरवल a to b function is not defined at a and b, so how is it continuous or just we consider the graph is continuous from a to b? नहीं राघवेंद्र, जब ओपन इंटरवल की बात होती है ना, तो बेसिकली आपको a पे और b पे चेक नहीं करते, हम लोग उनके अंदर के पॉइंट्स पे चेक करते हैं। ए टू बी ओपन इंटरवल पे चेक करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ए पे हम कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि फंक्शन डिफाइन नहीं है, बी पे फंक्शन इनडायरेक्टली डिफाइन नहीं है, ये चीज नहीं कहा जा रहा है। बस हम उसके बीच की वैल्यूज को कंसिडर करें, तो उसके बीच में सारे वैल्यूज पे अपना फंक्शन भी डिफाइन होने वाला है और हमारा फंक्शन का लिमिट भी डिफाइन होने वाला है, ठीक है। माई पॉइंट इज कि व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द कंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे ना, लेफ्ट में ग्राफ है नहीं, तो अगर हम ड्राइंग के हिसाब से बात करें तो आप इस पॉइंट को सिर्फ राइट से ही अप्रोच कर सकते हो, आप इस पॉइंट को सिर्फ राइट से ही अप्रोच कर सकते हो और आपका मूवमेंट होगा खाली इतना, ठीक है। तो आप सिर्फ पॉइंट को राइट से अप्रोच कर रहे हो, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग फ्रॉम राइट, एक्स अप्रोचिंग ए प्लस, ठीक है, और दैट शुड बी इक्वल टू माई एफ ऑफ ए। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? किसी भी पॉइंट पे अगर हमको लिमिट कैलकुलेट करना है तो हम जनरली उस पॉइंट को लेफ्ट से और राइट से दोनों से अप्रोच करते थे, है ना।
इस केस में क्या है कि ग्राफ के लेफ्ट में कोई जो हमारा फंक्शन है वो x इज इक्वल टू a के लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं दिख रहा हमें, तो वहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड से उसको अप्रोच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम इस पॉइंट पे सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी ग्राफ ड्रॉ किया फंक्शन का, तो यहाँ पे अगर हमें a पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो क्योंकि हम यहाँ कह सकते हो आपकी a को सिर्फ राइट से अप्रोच कर रहे होते, तो दैट इज व्हाई वी से दैट f इज राइट कंटिन्यूअस एट a। हम कहेंगे f इज राइट कंटिन्यूअस एट a। वो लैंग्वेज से आपको पता चल जाना चाहिए कि हम a को सिर्फ राइट से अप्रोच कर रहे हैं। a पे हमने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया है, a पे हमने फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट किया है, वो दोनों सेम आया है। a पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, स्टूडेंट्स जनरली इसको ये समझ जाते हैं कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर फंक्शन लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं किया ओवरऑल, बिकॉज उनको लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, since we don't have any graph on the left hand side of a, वो हमारे डोमेन के अंदर नहीं आ रहा, और डोमेन के अंदर नहीं आ रहा तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी वहां पे चेक करेंगे ही नहीं। फंक्शन के डोमेन के अंदर ए पॉइंट आ रहा था और ए के राइट वाले पॉइंट्स आ रहे थे, तो इसीलिए हम ए के राइट से ग्राफ के कंटिन्यूटी को चेक कर रहे थे। सेम इज द केस विद पॉइंट बी। पॉइंट बी में अगर ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, तो बी के राइट में कुछ नहीं दिख रहा है, जो भी ग्राफ है बी के लेफ्ट में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे f इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट b। लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि आप उस पॉइंट को सिर्फ लेफ्ट से अप्रोच कर पा रहे हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, फंक्शन का वैल्यू उस पर एग्जिस्ट किया, दोनों सेम आए, इसीलिए हम उसको वहां पे लेफ्ट कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। इसका फिर से ये मतलब नहीं समझा जाना चाहिए कि हम उस पॉइंट को राइट से अप्रोच, राइट हैंड लिमिट हमारा अनडिफाइंड हो रहा है, ये बोलना गलत हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? बोलो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, और डू आई नीड टू रिपीट एनीथिंग अगेन? स्टूडेंट्स जहां भी दिक्कत हो रही प्लीज बताइए, बिकॉज ये पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है। आई डोंट वांट यू गाइस टू सिंपली मेमोराइज दिस। सिंपल सा सवाल है पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में। यस निधि बताइए। सर बट किसी पॉइंट पे अगर हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी, तब तो दोनों तरफ से लेते हैं, तो यहाँ पे भी सर ये क्लोज इंटरवल है, तो हाँ ए पे भी निधि, तो चेक करेंगे ना वो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ए पे चेक करने के लिए तो दोनों तरफ से लेना चाहिए। नहीं नहीं निधि देखो, लेकिन आप बताओ कि मैंने स्टार्टिंग में ये बोला ना कि हम कंटिन्यूटी फंक्शन के किस में चेक करते हैं? डोमेन में, राइट? तो अगर ए के लेफ्ट में जो ग्राफ है ही नहीं, मतलब ए के लेफ्ट के पॉइंट जो है वो हमारे फंक्शन के डोमेन में नहीं है, तो अगर फंक्शन के डोमेन में नहीं है तो हम उसको कंसीडर नहीं करने वाले। बात समझ में आ रही? मेन पॉइंट यही है कि फंक्शन हम उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करेंगे जहां पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब जैसे आप खुद बताओ कि आप इधर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे? मेरे को एक सिंपल सा सवाल का जवाब दो। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? हम एक पॉइंट को लेफ्ट से आ रहे होंगे ना, लेफ्ट से उस पॉइंट को अप्रोच कर रहे होंगे। आप कैसे अप्रोच करोगे बताओ? कर पाओगे? कर पाओगे बताइए? नहीं कर पाओगे, राइट? सो यहाँ पे आपका सिंपल सा पॉइंट क्या रहेगा? एक मिनट रुक जाइएगा। ओके, सो निधि आर यू गेटिंग दिस? तो अगर हमारा फंक्शन का कोई ग्राफ ही नहीं है उसके लेफ्ट में, तो आप उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं कर पाओगे। ये बोलना गलत होगा कि आप देखिए ना, सबसे पहले तो आप सोचिए कि आप अगर ग्राफ को ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, ए पे आप, तो कहने के लिए आप इधर से नहीं आ सकते। सोचो थोड़ा सा, हम इधर से नहीं आ सकते है ना, ये डायरेक्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप यहां से तो आप आ रहे हो। यहां से जब आए हो आप, आपको हाथ कहीं पे उठाना पड़ा क्या? नहीं उठाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पॉइंट को जो राइट से अप्रोच किया जा रहा था, जो राइट हैंड लिमिट निकल कर आया और जो फंक्शन की वैल्यू निकल कर आई, दोनों के दोनों सेम निकल कर आए, दोनों के दोनों सेम निकल कर आए। आर यू गेटिंग दिस? इनफैक्ट एक काम करते हैं, एक लिमिट वाली चीज भी यहाँ पे देख लेते हैं। आने दी। सर ये समझ आ गया, लेकिन सर इसी
देखिए मैं इसका एक आपको जवाब देता हूँ। मान लो कि हम लिमिट का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मान लो कि हम लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हैं और ये कुछ फंक्शन का ग्राफ था, ठीक है। तो यहाँ पे निधि जब हम पॉइंट ए पे लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एट x इज इक्वल टू ए, आप बताइए कि यहाँ पे लिमिट एट x इज इक्वल टू ए क्या होगा। तो हम अगर बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज ग्राफ नहीं है। तो यहाँ जब आप लिमिट एट, जनरली हम क्या कहते हैं, लिमिट एट x अप्रोचिंग a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग a माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग a प्लस f of x। जनरली हम यही कहते हैं ना, बट यहाँ पे ग्राफ नहीं है। ग्राफ नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा पॉइंट ये होने वाला है कि ऐसे केसेस में हम उसको सिर्फ एक साइड से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको उस पॉइंट पे लिमिट निकालना पड़ा तो उस पॉइंट पे जो लिमिट होगा वो आपके राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, ठीक है। उस पॉइंट पे जो आपका लिमिट होगा वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम बी पे बात कर ले, तो बी के लिए क्या होने वाला है कि बी के राइट में कोई चीज नहीं है, तो आप बी को राइट से नहीं अप्रोच कर सकते। तो जस्ट इन केस अगर आपको बी पे लिमिट कैलकुलेट करना पड़ा तो आप बी का सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करोगे और वही उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू होने वाली है, ठीक है। यही रहने वाला है। इज दिस क्लियर? तो कह सकते हो कि यहाँ पे ए पे हमारा लिमिट क्या निकल कर आएगा, ए पे हमारा लिमिट निकल कर आएगा डी, और बी पे हमारा लिमिट क्या निकल कर आएगा, तो वो निकल कर आएगा सी, बिकॉज ये वाई एक्सिस पे देखो डी पॉइंट है, सी पॉइंट है। हाँ अनम्यूट कर लो, मैंने ऑप्शन वो कर दिया, आप अनम्यूट कर सकते हो इंस्टेंट। अगर राइट से मतलब उधर भी ग्राफ दे दे और लेकिन वो लिमिट डिफाइन ना हो, बट सर ये कंटिन्यूअस तो है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ए से बी के लिए मतलब कंटिन्यूअस है लेकिन ए पे कंटिन्यूअस नहीं है। नहीं, ये बोलना गलत है ये, क्योंकि हमारे को रूल ने बोला हुआ है कि फंक्शन, आप खुद देखो कि ए पे आपको कोई ब्रेक मिला है क्या, ए पे आपको कोई ब्रेक मिला है, नहीं मिला है। अगर आप राइट से ए की तरफ गए हो, आपको उधर कोई ब्रेक आया है, नहीं आया है। तो राइट से जब आप गए हो तो सीधा आप कहाँ पे जाके रुके हो, ए पे जाके रुके हो, तो कहीं पे भी आपको ब्रेक नहीं मिला है। तो उस हिसाब से हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस कैसे हुआ। जैसे यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ से अगर आप शुरू किए हो तो आप यहाँ पे आप शुरू किए तो आप प्रॉपर्ली आपने इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ किया। तो आपने जितने जगह पे ग्राफ को ड्रॉ किया, जहां से लेके जहां तक, कहीं पे भी पेन को उठाना नहीं पड़ा, तो कैसे हम बोलेंगे कि किसी पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट इज यहाँ पे जो थोड़ा सा डाउट आ रहा है वो यही आ रहा है कि उसके लेफ्ट में नहीं है तो हम लिमिट नहीं कैलकुलेट करेंगे। बट द थिंग इज कि अगर वहां पे ग्राफ ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हम वहां पे लिमिट की बात नहीं करेंगे। ये बोलना गलत होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड ऑल। ये कह सकते हो कि वहां पे ग्राफ नहीं है तो उस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, और वहां पे सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही आपको उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू दे देगी, ठीक है। अगर ये ओपन इंटरवल रहता तब तो x इक्वल टू a पे d नहीं आता। हाँ एग्जैक्टली अगर ओपन इंटरवल होता तो हम कहते कि x इज इक्वल टू a पे हमारा नहीं, लिमिट तो आएगा ना, लिमिट आएगा, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। लिमिट का तो वैल्यू आएगा, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ग्राफ ब्रेक सर अगर ऐसा मतलब एक ग्राफ और दे दे तो इससे तो मतलब ये हो जाएगा कि लिमिट जो है ए डिफाइन नहीं है, कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। एग्जैक्टली सर ए से भी कंटिन्यूअस होगा उस केस में? नहीं होगा ऑब्वियसली, जब लिमिट ही सेम नहीं है x इज इक्वल टू a पे, तो कंटिन्यूअस कैसे। और देखिए जो आपने ये ग्राफ को ड्रॉ किया है, आप खुद ही देखो कि आप पहले लेफ्ट से आए थे तो आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया, फिर आप हाथ उठाना पड़ा, ब्रेक हुआ, उसके बाद आपने यहाँ ग्राफ को कंटिन्यूअस किया, तो वहां पे वो कंटिन्यूअस कैसे होगा।
आप देखो यानी ग्राफ सर को, मतलब अगर केवल उतना ही ग्राफ दिया है और तब कंटिन्यूअस है तो हम लोग कंटिन्यूअस उसको बोलेंगे। एग्जैक्टली सिर्फ उतने के बेसिस पे हम कह सकेंगे। अब अगर आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया और आप कहीं ना कहीं इसको ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दियो, तो हमको ये पता चल जाएगा कि अब अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ इस पॉइंट को अप्रोच करा होगा और राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट को अप्रोच करा होगा, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग हो गया। लेकिन अगर जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है अगर वो ग्राफ नहीं होता, ठीक है, जैसे ये ग्राफ नहीं होता, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड दैट इज इक्वल टू माय राइट हैंड लिमिट। ओके, और कोई डाउट्स है लोगों के, पूछिएगा। एनी मोर डाउट स्टूडेंट्स? सर एक बेसिक फंक्शन का डाउट था। जैसे आप बताइए। कह रहे, जैसे आप कहते ग्राफ मतलब ग्राफ नहीं है, तो उसका ये कहने का मतलब है कि फंक्शन a माइनस पर मतलब a माइनस का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वहां से कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है या ग्राफ ही नहीं? हाँ, मतलब ये कह सकते कि देखो जो चीजें हमारे डोमेन के अंदर नहीं आती है, जैसे नॉर्मल फंक्शन कोई भी मशीन, अब अगर जैसे घर में जो मिक्सर ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर आप यूज कर रहे हो सब्जी वब्जी काटने के लिए या जूस वूस बनाने के लिए, अब वहां पे हम अपना मैथ्स का बुक तो नहीं रखेंगे, वो हमारे डोमेन में नहीं आता। तो सिमिलरली अगर हमारा मान लो फंक्शन 5 से लेके 10 तक डिफाइंड है, तो हम वहां पे 4 रखेंगे तो हमारे फंक्शन कोई आउटपुट नहीं देने वाला, बिकॉज द पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्या पूछ रहे थे फिर आओ? हो गया सर। So is this idea clear to everyone now? जहां भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा राइट कंटिन्यूअस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब उसके उस पॉइंट के लेफ्ट पे कोई ग्राफ नहीं है, वहां पे जो हमने कंटिन्यूटी निकाला है उस पॉइंट पे वो सिर्फ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट करके निकाला है। सिमिलरली अगर आपको लिखा हुआ है एफ इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट बी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बी के राइट में कोई ग्राफ नहीं है, बी पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, वही उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू आ गई और हमारे फंक्शन की वैल्यू भी सेम आई है वहां। ठीक है, okay, so now we have some basic you can say algebra of limits. यही लास्ट कॉन्सेप्ट होगा एंड देन वी कैन एंड द क्लास। सो ये थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी लिखा हुआ है, algebra of continuity भी कह सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, let fx and gx be the continuous function that x is equal to a। तो मान लीजिए कि a पे एक पॉइंट पे a पे हमारा फंक्शन fx भी कंटिन्यूस है और हमारा gx भी कंटिन्यूस है, then the following functions are also continuous at x is equal to a। तो अगर आप उन दोनों फंक्शंस को ऐड करते हो fx और gx, वो भी x is equal to a पे कंटिन्यूस होगा। ठीक जैसे लिमिट में हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगा रखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर fx कंटिन्यूस है a पे, gx कंटिन्यूस है a पे, तो fx प्लस gx कर लीजिए या fx माइनस gx कर लीजिए या fx इंटू gx कर लीजिए, ये सारे जो नए नए फंक्शंस निकल कर आएंगे ये सब भी a पे कंटिन्यूस होने वाले हैं। इवन fx अपॉन gx भी कंटिन्यूस होगा। चौथा पॉइंट देखिए, fx अपॉन gx भी कंटिन्यूस होगा प्रोवाइडेड हमारा g of x should not be 0 at x is equal to a। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन का कोई मल्टीपल, जैसे कि एक्स स्क्वायर अगर कंटिन्यूस है तो 5x स्क्वायर भी कंटिन्यूस होगा, माइनस 5x स्क्वायर भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट fx प्लस gx एंड fx माइनस gx को कंसीडर कर रहा है। सेकेंड पॉइंट 3 टाइम्स ऑफ fx मतलब fx को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। थर्ड पॉइंट दोनों की मल्टीप्लिकेशन को कंसीडर कर रहा है और फोर्थ पॉइंट fx अपॉन gx को कंसीडर कर रहा है। राइट, तो जैसे कि मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, यहाँ इज sin x into cos x a continuous function? क्या sin x into cos x एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा?
नहीं नहीं आदर्श, ओरिजिन का बात नहीं है। मान लो कि आप किसी पॉइंट पे फंक्शन, जैसे किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस तो हो सकता है ना। बट अगर आपने f(x)/gx का फॉर्म कर दिया और अब जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो कहीं ना कहीं फिर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया और फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट? यस, सो आई वाज आस्किंग कि is sin x into cos x a continuous function? So the answer is yes, because sin x एक continuous function होता है, राइट? sin x एक continuous function होता है और उसका डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। cos x भी हमारा कंटिन्यूस होता है, उसका भी डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। तो इसका डोमेन में ये कंटिन्यूस है, cos x भी r में कंटिन्यूस है, दोनों के डोमेन सेम है, तो sin x इंटू cos x दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी करोगे तो वो भी हमेशा क्या रहने वाला है? कंटिन्यूस रहने वाला है। ये अगर आप देखोगे, ये मैंने जो बताया x इज इक्वल टू एक पॉइंट के लिए बताया, राइट? तो अगर आप देखो कि sin x अगर हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, cos x अगर हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, उस पॉइंट पे sin x भी डिफाइंड मिलेगा, उस पॉइंट पे cos x भी डिफाइंड मिलेगा। तो अल्टीमेटली sin x इंटू cos x जो होने वाला है उसका प्रोडक्ट भी हमेशा आपको कंटिन्यूस मिलेगा, राइट? नेक्स्ट, अब ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप क्वेश्चंस वगैरह में हम यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट टिल an(xn). ये अपना नॉर्मल पॉलिनोमियल लिखने का जो तरीका होता है nth डिग्री का। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ये आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने लिमिट्स कैलकुलेट किया था, अगर डिनोमिनेटर, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? सबसे पहले कि वेरिएबल सिर्फ न्यूमरेटर में दिखेगा और वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो होल नंबर होगा, राइट? ये होते पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, तो जीरो वाला पॉसिबिलिटी हट गया। और इसके अलावा लिमिट्स में हमने जब भी एल्जेब्रिक फंक्शंस को सॉल्व किया था तो हमने सबसे पहला स्टेप रखा था कि सीधा सब्स्टिट्यूट कर देना वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है तो वही मेरे लिमिट का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x के जगह पे अगर आप 2 रखते हो, 3 रखते हो, जिस भी पॉइंट पे हम अगर लिमिट कैलकुलेट करें वो सीधा अगर पुट कर दे तो भी हमें एक फाइनाइट नंबर मिलता है। तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू हमेशा सेम आने वाली है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ x, बट दिस इज ओनली फॉर अ पॉलिनोमियल फंक्शन, याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो अपन ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में देख चुके हैं, y इज इक्वल टू sin x cos x वगैरह, ये सब हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं फॉर ऑल x। ऑल x का मतलब कुछ भी डालो ये हमेशा कंटिन्यूअस रहने वाला है। सिमिलरली हम बात करें log x का, ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि log x इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, तो x आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो वहां पे log हमेशा डिफाइन होने वाला है। सिमिलरली y इज इक्वल टू ax, एक्सपोनेंट वाला, तो यहाँ पे हमें पता है कि जनरली हम एक्सपोनेंट को जब डिफाइन करते हैं तो हम एक कंडीशन डालते हैं कि जो बेस होगा दैट शुड बी पॉजिटिव। अगर आपने बेस को पॉजिटिव रख दिया, पावर कुछ भी रखो, तो वो फंक्शन हमेशा डिफाइन होता है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a पावर x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, ठीक है। दीज आर बेसिक नॉलेज थिंग्स जो हमें क्वेश्चन वगैरह में जरूरत पड़ती है। देन ये इसको हटा दो, ये मीन वैल्यू थ्योरम है, रोल्स थ्योरम है, ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। छोटा मोटा सा होमवर्क रहेगा 5-6 क्वेश्चंस का, बिकॉज अभी मैं आपको चाहूंगा कि आप पहले लिमिट्स का डीएसएस के लिए पूरा तैयार हो जाओ। बाकी नोटिस किया तो अभी तक कंटिन्यूटी में कुछ भी आपको ऐसा चैलेंजिंग नहीं मिला होगा अगर आपका लिमिट्स पे पकड़ अच्छा है। सिर्फ 1-2 एक्स्ट्रा चीजें कि हाँ कंटिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी पे आज का पूरा क्लास था और आपने 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, राइट। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। सैटरडे वाला मैं एक बार आपको कंफर्म करा दूंगा, निधि वो डीएसएस वाले दिन ही कर लेंगे ना, क्वेश्चंस वगैरह वहां पे होगा तो आइडिया हो जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सैटरडे वाला मैं आपको कंफर्म करा दूंगा कि कितने क्वेश्चन होंगे, तो सुबह कंप्लीट होगा या शाम को होगा, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। यस आदर्श, मॉड्यूल अवंती की मॉड्यूल का जो डिस्कशन होगा वो इस सैटरडे को खत्म करेंगे, फिर जो पीवाईक्यू दिए थे वो उसके अगले क्लास में कर लेंगे।
अगले डीएसएस में, ठीक है। यस मॉड्यूल मतलब क्या, मॉड्यूल मतलब टीपीपी एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जाने कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमने इनडायरेक्टली क्लास में कर रखा हुआ है। सो मेनली जब मॉड्यूल का डिस्कशन कहता हूं तो कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट टीपीपी ओनली। चलो बाय बाय।